नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री में से आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज धार्मिक अधिस्वर सहित किसान आंदोलन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। और पिछले बार में हमने नागरिक विद्रोह पढ़े थे, अब यहाँ से हम लोग धार्मिक के साथ साथ किसान आंदोलन भी देखेंगे। देखिए, किसान आंदोलन बेदखली, भूमि किराया में वृद्धि और महाजनों की लालची प्रवृत्ति और किसानों को उनकी भूमि से निष्कासित करने के उद्देश्य के विरुद्ध था। किसान विद्रोह कर स्वयं विद्रोह करते थे, यद्यपि कई मामलों में स्थानीय नेताओं द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। इसमें कुछ प्रमुख किसान विद्रोह हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है नारकेल बेरिया विद्रोह, जो 1831 में हुआ था। मीर निथार अली, जो 1782 से 1831 तक थे। ठीक है, तो मीर निथार अली या टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम काश्तकारों को, भूमिपतियों विशेष रूप से हिंदू जमींदारों जिन्होंने फराइजी एवं ब्रिटिश नील की खेती करने वाले लोगों पर दाढ़ी रखने संबंधी कर लगाया। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रायः प्रथम सशस्त्र किसान विद्रोह माने जाने वाले विद्रोह ने जल्दी ही एक धार्मिक रंग धारण कर लिया और बाद में यह विद्रोह वहाबी आंदोलन में विलय हो गया। आगे देखिए, अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह में मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले की हाजों और गारो जनजातियां शामिल थी, जिसका गठन करमशाह ने किया। लेकिन जनजातीय किसानों ने स्वयं को करमशाह के बेटे के नेतृत्व में संगठित किया और टीपू ने जमींदारों के अत्याचारों का सामना किया। 1825 से 35 के बीच पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया। यद्यपि सरकारों ने इन किसानों के संरक्षण के लिए एक समान प्रबंधन प्रस्तुत किया, अतः सरकार द्वारा आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया। अगला विद्रोह है फराइजी विद्रोह। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। फराइजी पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयत अल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। उन्होंने आमूल चूल धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ था और इस आंदोलन का भी मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना ही था, पर यह वहाबियों का विरोधी था और बंगाल में कालांतर में इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरोध का रुख अपना लिया। शरीयतुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिनको दूदू मियाँ भी कहते थे, उन्होंने बंगाल के गरीब किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की और उनके बल पर एक सशक्त एवं प्रभावी आंदोलन चलाया गया। अब देखिए, फराइजी विद्रोह 1838 से 1857 तक जारी रहा और अधिकतर फराइजी ने वहाबी पदवी धारण कर ली थी। अगला विद्रोह है मोपला विद्रोह। तो राजस्व मांग में वृद्धि और जोत के आकार में कमी के साथ साथ अधिकारियों के अत्याचारों ने मालाबार के मोपला के बीच व्यापक किसान असंतोष को जन्म दिया। 1836 से 54 के दौरान 22 विद्रोह हुए, हालांकि इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका और द्वितीय मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत समर्थकों और कांग्रेस द्वारा संगठित मोपलाओं के पश्चात हुआ। लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया और 1921 तक मोपलाओं को कुचल दिया गया। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में किसानों की किस प्रकार से भूमिका रही उसको देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से प्रभावित मात्र कुछ क्षेत्र में, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषक सहभागिता सक्रिय थी और इसके अतिरिक्त किसान विदेशी शासन से लड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर भारतीय सामंती नेताओं के साथ संगठित हुए। विद्रोह के पश्चात सरकार की कृषकों की उपेक्षा एवं जमींदार वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के निर्णय ने किसानों की स्थिति को अधिक दयनीय बनाया। किसानों के अधिकार एवं हित सर्वाधिक प्रभावित हुए और अवध में उदाहरणार्थ भूमि को तालुकदार के पास रखा गया और उन्हें राजस्व एवं अन्य शक्तियां भी दी गई और कृषक बंगाल किराया अधिनियम 1859 के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सके। 1857 के विद्रोह में उनकी सहभागिता हेतु दंड स्वरूप किसानों को कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त कर की अदायगी करनी पड़ी। अब देखिए, आदिवासी विद्रोह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश शासनाधीन आदिवासी आंदोलन सभी आंदोलनों में अधिक निरंतर, आतंकी एवं हिंसक थे। अब देखिए, मुख्य भूमि एवं पूर्वोत्तर आदिवासी विद्रोह के विभिन्न कारण देख लेते हैं। पूर्वोत्तर तो जो ये बंगाल और उधर वाला साइड था, जैसे उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरियाज हैं उनको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं।
ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। आदिवासी आंदोलनों को मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोह और सीमांत आदिवासी विद्रोह भारत के पूर्वोत्तर जिले में मुख्यतः चलने वाले आदिवासी आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। आदिवासी विद्रोह के सुलगने के विभिन्न कारण थे, जिनमें से आदिवासी भूमि और वन मुख्य कारण थे। अंग्रेजों की बंदोबस्त व्यवस्था ने आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व की परंपरा को प्रभावित किया और उनके सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न किया था। जैसा कि एक कंपनी सरकार द्वारा कृषि का विस्तार एक व्यवस्थित रूप से किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपनी ही जमीन से हाथ धोना पड़ा। इस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों की आवाजाही बढ़ गई और वनों में झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसमें था कि उस एक क्षेत्र में आग लगाकर वहां पे जो पेड़ पौधे जला देते थे, उसके बाद उन्हीं की राख का इस्तेमाल करके वहां की उर्वरता को बढ़ाया जाता था। ठीक है, जिसको झूम कह लीजिए, और एक नाम और है स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं इसको। तो वही चीज़ें हैं। तो ठीक है, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसने आदिवासियों की समस्याओं में वृद्धि की। सरकार ने आरक्षित वन और प्रतिबंधित लकड़ी के प्रयोग एवं चारागाह के द्वारा वन क्षेत्र पर नियंत्रण को विस्तारित किया। पुलिस व्यापारियों एवं महाजनों के शोषण ने उनके दुखों एवं परेशानियों में वृद्धि की और दखलंदाजी प्रकृति के कुछ सामान्य कानूनों ने भी उनकी घृणा में वृद्धि की। आदिवासी पूरे देश में चलाए जाने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार गतिविधियों से भी प्रेरित हुए और पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों के आंदोलन कुछ पहलुओं में गैर सीमांत आदिवासी विद्रोह में भिन्न थे। एक आदिवासी जिसके सीमा से लगे देशों के साथ साझा आदिवासी एवं सांस्कृतिक संपर्क थे, उन्होंने स्वयं को राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनके विद्रोह भारतीय संघ या पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत राजनीति स्वायत्ता के पक्ष में थे। दूसरे, ये आंदोलन वन आधारित या कृषि संबंधी विद्रोही थे, जैसा कि ये जनजातियां सामान्यतः भूमि एवं वन क्षेत्र के नियंत्रण में थीं। अंग्रेजों ने गैर आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काफी समय बाद प्रवेश किया। तीसरा क्या कारण था कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत सीमांत आदिवासी विद्रोह गैर सीमांत आदिवासी विद्रोह की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक जारी रहे। विसंस्कृतिकरण आंदोलन भी सीमांत जनजातियों के बीच में फैले और मेती चूड़चंद महाराजा के शासनकाल के दौरान नव वैष्णववाद ब्राह्मणों की कुप्रथाओं को त्यागने हेतु एक आंदोलन को संगठित किया। औपनिवेशिक काल में पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में संस्कृतिकरण आंदोलन पूरी तरह अनुपस्थित थे। आइए देख लेते हैं कि आदिवासी विद्रोह की क्या विशेषताएं थी, इनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे से इस समय एवं काल में अलग होने के बावजूद आदिवासी विद्रोह में कुछ समान विशेषताएं भी थी। जैसा कि पहला देखिए, आदिवासी पहचान या जाति समानता इन समूह की एकता के पीछे थी और सभी बाहरी लोगों को शत्रु के तौर पर नहीं देखा गया। निर्धन लोग जो व्यक्तिगत श्रम पर निर्भर थे और गांव में सामाजिक आर्थिक रूप से सहयोगात्मक भूमिका में थे, अकेले पड़ गए और इस आंदोलन ने महाजनों एवं व्यापारियों के प्रति हिंसा की, जिन्हें वे औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के तौर पर देखते थे। अगला है विदेशी सरकार द्वारा आरोपित नियमों, जिन्हें वे आदिवासियों के परंपरागत सामाजिक आर्थिक रूपरेखा ताने बाने को नष्ट करने के प्रयास के रूप में देखते थे। उनके खिलाफ रोष विद्रोह का एक सामान्य कारण था। अधिकतर विद्रोहों का नेतृत्व मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया, जिन्होंने अपने लोगों को विद्रोह करने को प्रोत्साहित किया और बाहरी लोगों द्वारा उन्हें दिए गए दुखों का अंत करने का वचन दिया। आदिवासी आंदोलन शुरुआत से ही अभिशप्त थे, क्योंकि उनके पास अपने शत्रु के लिए युद्ध परंपरागत हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार थे। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन अब देखेंगे। ठीक है, इनको आप लोग याद भी कर लीजिए, जिससे आपके लिए एग्जाम में अच्छा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन पर यहाँ विचार किया गया है और गौरतलब है कि अधिकतर आदिवासी आंदोलन, यदि हम सीमांत आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दें, तो मध्य भारत, पश्चिमी मध्य क्षेत्र और दक्षिण में केंद्रित थे। देखिए, पहला विद्रोह है इसी में पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया राजमहल की पहाड़ियों में बसी एक लड़ाकू जनजाति थी, जिसने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के विरोध में 1778 के सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। स्थानीय जनजाति सरदारों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और यह विद्रोह अत्यंत हिंसक एवं खूनी था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्दयतापूर्ण कुचल दिया था। अगला विद्रोह है आपका चुआर विद्रोह, जो अकाल, वर्धित भू राजस्व मांग और दयनीय आर्थिक स्थिति ने मिदनापुर जिले की चुआर जनजाति को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये आदिवासी लोग मूलतः किसान एवं आखेटक थे और यह विद्रोह 1766 से 72 तक चला और 1795 और 1816 के बीच पुनः उठ खड़ा हुआ।
चुआर मानभूम और बारभूम में सक्रिय थे, विशिष्ट रूप से बारभूम और घाटशिला की पहाड़ियों के बीच, और उन्होंने अपनी भूमि को एक प्रकार के सामंतवादी काल में रखा, लेकिन वे घनिष्ठ रूप से अपनी मिट्टी से जुड़े नहीं थे। वे अपने जंगल प्रमुख या जमींदार के पास इस बोली पर छोड़कर दूसरी जमीन पर खेती करने को सदैव तैयार रहते थे। 1771 में चुआर सरदारों धादकों के श्याम गंजन, कालीपाल और दूबराज के सुबला सिंह ने विद्रोह किया, और इस समय हालांकि उन्हें अपने लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। अब देखिए जनजातीय विद्रोह, उनके काल, क्षेत्र और कारण और प्रभाव को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया, और बॉक्स में दी गई चीज़ें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए पहाड़ी विद्रोह के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए 1778 में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित लड़ाकू जनजातीय पहाड़ियों द्वारा उनकी भूमि पर ब्रिटिश अतिक्रमण के विरुद्ध किया गया यह आंदोलन था। दूसरा विद्रोह है चुआर आंदोलन। तो यह चुआर जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था, जो 1776 में किया गया, और इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियां थी। अगला विद्रोह आपका है कोल विद्रोह। छोटा नागपुर के कोलों ने बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में यह विद्रोह किया, और विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की भूमियों को दीकुओं, जो बाह्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाना था। तो यह विद्रोह जो है वह अभी कुचल दिया गया था। चौथा है हो एवं मुंडा विद्रोह। तो राजा पराहत के नेतृत्व में हो जनजाति द्वारा 1827 सिंह भूमि एवं छोटा नागपुर के क्षेत्र में किया गया था। सिंह भूमि जिले को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत कर लिए जाने के विरोध में यह विद्रोह था। आगे है हो और मुंडा जनजातियों द्वारा संयुक्त रूप से 1831 में अंग्रेजों की नई भू राजस्व पद्धति के विरोध में था ये विद्रोह। मुंडाओं द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जो कि 1899 से 1900 के बीच में चला विद्रोह, कहाँ पे, रांची के दक्षिण में चला था। तो यह किस लिए, तो बिरसा मुंडा को इसमें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अब अगला है उल गुलान विद्रोह। तो बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का समर्थन किया और सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ किए जाने तथा साहूकारों एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण किए जाने के विरोध में था। तो ये देखिए कुल क्या कहते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 विद्रोह थे जो हो और मुंडा के अंतर्गत ये विद्रोह आते थे, और कई क्रम में धीरे धीरे हुए थे। आगे देखिए संथाल विद्रोह है, काफी प्रसिद्ध विद्रोह है। संथालों द्वारा सीदो और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 के दौरान ये विद्रोह हुआ था, बिहार में हुआ था। किस लिए हुआ था, स्थानीय जमींदारों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में, और कालांतर में विरोध ने अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण किया और अंततः इसे भी कुचल दिया गया। छठा विद्रोह है खोंड विद्रोह। चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1837-56 और फिर दोबारा जो है 1914 में किया गया विद्रोह तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1914 में उड़ीसा में। पहले यहाँ तक हुआ था, फिर उसके बाद 1914 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए जाने और नए कर आरोपित करने के विरोध में हुआ था। सातवां आपका विद्रोह है नैकदा आंदोलन। तो ये 1860 में मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में हुआ था, और किस लिए हुआ था, तो अंग्रेजों एवं सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध हुआ था, और अंग्रेजों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। आठवां है रखा रवाड़ विद्रोह। तो रखा रवाड़ों द्वारा 1870 बिहार में भू राजस्व नीतियों के विरोध में हुआ था। नौवां है खोंडा डोरा विद्रोह। तो खोंडा डोरा नामक जनजाति द्वारा कोरा मलाया के नेतृत्व में 1900 में विशाखापट्टनम के डाबूर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। तो कोरा मलाया द्वारा अलौकिक शक्ति संपन्न होने का ऐलान, अंग्रेजों ने विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। 10वां विद्रोह है आपका भील विद्रोह। तो जो 1817 से 19 तक चला एक बार, और फिर उसके बाद 1913 में चला। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1817-19 में जो शासन किया था ब्रिटिश इंडिया ने, उस समय के गवर्नर जनरल में, उनके विरोध एवं भील राज्य की स्थापना के लिए हुआ था। 11वां है आपका भुयान एवं जुआंग विद्रोह। तो भुयान, जुआंग एवं कलों द्वारा प्रथम विद्रोह का नेतृत्व रत्ना नायक ने किया, और द्वितीय विद्रोह का नेतृत्व धरणवीर नायक, ठीक है, जो 1867-68 में, फिर 1891-93 में क्योंझर उड़ीसा में किए थे। 1967 में स्थानीय राजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करने के विरोध में हुआ था। अब 12वां विद्रोह है कोया विद्रोह। कोया एवं कोंडा सोरा जनजातियों द्वारा किया गया था। आगे देखिए 1879-80 के विद्रोह का नेतृत्व टोमा सोरा ने किया था। ठीक है, तो विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे वो आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र थे, और इसमें जो सबसे मुख्य केंद्र था वो चोडवरम का रंपा क्षेत्र था।
आगे देखिए 1886 के विद्रोह का नेतृत्व राजा अनंतयार ने किया और विद्रोह का कारण था पुलिस का दमन, महाजनों द्वारा शोषण और नए वन कानून और वनों में उनके प्रवेश पर निषेध। तो ये कुछ कारण थे। आगे देखिए बस्तर विद्रोह जो 1910 में जगदलपुर में हुआ था, नए सामंती एवं वन अधिनियमों के विरोध में ब्रिटो विद्रोहियों का नेतृत्व बस्तर के राजा ने किया था। 14वां है आपका ताना भगत आंदोलन, मुंडा एवं उरांव जनजातियों द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत एवं बलराम भगत ने किया था और इन्होंने कहा कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा। और 1915 में 1415 में छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था और दीकुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में। दीकू कौन थे? जो बाह्य व्यक्ति थे उनको कहते थे। आगे देखिए 15वां विद्रोह है प्रथम रंपा विद्रोह जो 1879 में हुआ था। 1879 का रंपा विद्रोह विशाखापट्टनम जिले के विशाखापट्टनम पहाड़ी के रंपा क्षेत्र में पहाड़ी जनजातियों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विप्लव विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा ताड़ी बनाने की अवैध कृत्य घोषित करने और उस पर कर लगाने के विरुद्ध किया गया। ताड़ी बनाना इन पहाड़ी जनजातियों की संस्कृति का हिस्सा था और इस पर प्रतिबंध से वे उग्र हो गए और विद्रोहियों को अंत में दबा दिया गया और एक बड़ी संख्या विद्रोहियों को अंडमान जेल में भेज दिया गया। 16वां है आपका रंपा विद्रोह 1922-24 के दौरान गोदावरी के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र की जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगस्त 1922 से लेकर मई 1924 के बीच में विद्रोह चला और उसके बीच में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह किया और यह विद्रोह पुराने मुद्दों जैसे कि साहूकारों द्वारा शोषण, झूम कृषि और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के कानूनों को लेकर था। लेकिन इसका तात्कालिक कारण गुंडेव का बास्टियन नामक अलोकप्रिय तहसीलदार था। उसने आदिवासियों से बिना मजदूरी किए जंगल में सड़क निर्माण का कार्य करवाने का प्रयास किया और 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार किया गया और भागने का प्रयास करते हुए उसे गोली मार दी गई। अंततः दिसंबर 1924 को विद्रोह जो है समाप्त कर दिया गया। आपका 17वां है झारखंड आंदोलन। तो छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा 1920 से प्रारंभ हुआ था ये विद्रोह बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और 1937 में आदिवासी महासभा एवं 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना की गई। 18 में वन सत्याग्रह हुआ। इसमें पहला है चेचू जनजातियों द्वारा 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। दूसरा है पलामू के खारवांडो द्वारा 1930 के दशक में बिहार में और इन विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा वनों का अधिग्रहण एवं नए वन अधिनियम लागू करना था। आगे देखिए 19वां है आपका गोंड विद्रोह जो 1940 के दशक में हुआ था। गोंड धर्म के अनुयायियों को एकता में आबाद करने के लिए किया गया था। अब देखिए 1798 में फिर से दुर्जन सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया जो रायपुर का जमींदार था, जिसे बंगाल रेगुलेशन अभियान के दौरान के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया गया। मई 1798 में उसके अनुयायियों ने लगभग 15,000 चुआर रायपुर एस्टेट की नीलामी को रोकने के लिए हिंसक गतिविधियां की और इस विद्रोह का अंग्रेजों ने बेहद बर्बरता से दमन किया। चुआर के अन्य नेताओं में माधव सिंह, राजा बारभूम का भाई और राजा मोहन सिंह, ठीक है। आगे देखिए जुरीज के जमींदार दुलमा के लक्ष्मण सिंह शामिल थे। चुआर शब्द को कुछ इतिहासकार अपमानजनक मानते थे और जिन्होंने इस विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह भी कहा है, ठीक है। आगे देखिए अगला है कोल विद्रोह 1831 में। तो यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था और विद्रोह की आग उस समय सुलगी जब कोल मुखियाओं, जिनको हम लोग मुंडा कहते हैं, उनसे बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण हिंदू, सिख एवं मुस्लिम जैसे बाहरी किसानों को किया गया था। इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल नाराज हो गए और 1821 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोहियों ने हजारों बाहरी किसानों को मार दिया या जला दिया था। केवल बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान से कानून व्यवस्था एवं शांति पुनः स्थापित की जा सकी। अगला विद्रोह है हो एवं मुंडा विद्रोह जो 1820 से 37 तक चला। तो राजा परहत ने अपनी ही जनजातियों को सिंहभूम एवं छोटा नागपुर जिले को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत करने के विरोध में संगठित किया। यह विद्रोह निरंतर 1827 तक चला जब हो जनजातियों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया। हालांकि बाद में 1831 में उन्होंने अंग्रेजों की नवीन कृषि राजस्व नीति और उनके क्षेत्र में बंगालियों के प्रवेश के विरोध में फिर से विद्रोह का स्वर बुलंद किया और हालांकि विद्रोह को वर्ष 1832 में छीण कर दिया गया, तथापि हो अभियान 1837 तक जारी रहे और मुंडा काफी लंबे समय तक शांत नहीं रहे।
1899-1900 में मुंडा ने रांची के दक्षिण क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया और 1800 से 1920 की समयावधि के दौरान उलगुलान विद्रोह एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। विद्रोह जिसे एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया था, उसने सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था शुरू किए जाने और साहूकारों वनों के ठेकेदारों के शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक बल एकत्रित किया। चुनौती उस समय और बढ़ गई जब मुंडा ने 1879 में छोटा नागपुर पर अपना दावा किया और तब ब्रिटिश सशस्त्र सेना को तैनात किया गया और बिरसा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अगला विद्रोह है आपका संथाल विद्रोह, जो 1855-56 में हुआ था। संथालों कृषि करने वाली जनजाति के निरंतर दमन ने जमींदारों के विरुद्ध उनके विद्रोह को जन्म दिया। साहूकारों ने, जिन्हें पुलिस का समर्थन प्राप्त था, जमींदारों का साथ दिया और किसानों पर अत्याचार किया तथा उन्हें भूमि से बेदखल किया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया और सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल ने अपनी कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी और भागलपुर तथा राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त घोषित कर दिया और विद्रोहियों को 1856 तक कुचल दिया गया। खोंड विद्रोह अब देखेंगे। खोंड विद्रोह पढ़ते हैं तो 1837-56 के बीच में चला था। तो 1837 से 56 के बीच उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले पे विस्तारित पहाड़ी क्षेत्र के खोंड जनजाति ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। चक्र विसोई के नेतृत्व में खोंड ने, जिनमें चुमसार, कालाहंडी एवं अन्य जनजातियां शामिल हुई, जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए जाने, नए कर आरोपित करने और जमींदारों का उनके क्षेत्रों में प्रवेश करने का विरोध किया। चक्र विसोई का नेतृत्व समाप्त होते ही यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। अब देखिए 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में फिर से खोंड विद्रोह इस आशा में शुरू हुआ कि विदेशी शासन का अंत होगा और वे स्वायत्त सरकार हासिल कर लेंगे। अगला देखिए, अगला विद्रोह है कोया विद्रोह। तो देखिए पूर्वी गोदावरी क्षेत्र, जिसको आधुनिक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र के कोया, जिनमें खोंडा सारा जनजाति के सरदार शामिल हुए, उन्होंने 1803, 1840, 1845, 1858 और 1861 और 1862 में विद्रोह किया। कुल 6 बार विद्रोह इन्होंने किया और टोमा सोरा के नेतृत्व में उन्होंने पुनः 1879-80 में विद्रोह किया। पुलिस का दमन एवं महाजनों द्वारा शोषण, नवीन वन कानून और वनों पर उनके परंपरागत अधिकारों से इंकार इत्यादि विद्रोह के प्रमुख कारण थे। टोमा सोरा के मृत्यु के पश्चात 1886 में राजा अनंतय्यार के नेतृत्व में एक अन्य विद्रोह संगठित किया गया। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। भील जो पश्चिम घाट में रहते थे, 1817-19 के दौरान कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में एक सुधारक गोविंद गुरु ने दक्षिण राजस्थान के भीलों को संगठित होने और 1913 तक भील राज के लिए लड़ने में मदद की। अगला विद्रोह है कोली विद्रोह। तो भील के पड़ोस में रहने वाली कोली जनजाति ने 1829 और 39 और दोबारा 1844-48 के दौरान कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। उनकी नाराजगी उन पर कंपनी शासन के थोपे जाने से थी, जिससे व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी फैली और उनके किलों को बर्बाद कर दिया गया। अब देखिए पूर्वोत्तर के आदिवासी विद्रोह को हम देखेंगे अब, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन निम्न प्रकार हैं। जैसे उसमें पहला है खासी विद्रोह। तो गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी सिलहट के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के एक सड़क संपर्क का निर्माण करना चाहती थी। इसके लिए अंग्रेजों, बंगालियों, मैदानी क्षेत्रों के श्रमिकों को इस क्षेत्र में लाया गया। खासी, गारो, खम्पतिस तथा सिंगफोस ने मैदानी क्षेत्रों से आए बाहरी लोगों को वापस भेजने के लिए तीरथ सिंह के नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया। यह विद्रोह क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्रोह बन गया और 1833 तक सर्वोत्कृष्ट अंग्रेज सैन्य शक्ति ने विद्रोह को कुचल दिया। आगे देखिए सिंगफोस विद्रोह क्या था। तो 1830 के पूर्वार्ध में असम में सिंगफोस के विद्रोहियों का शीघ्र ही दमन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने विद्रोह को निरंतर जारी रखा। 1839 के विद्रोह में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु हो गई और निरांग फिदू के नेतृत्व में 1849 में विद्रोह किया गया, जो ब्रिटिश गैरीसैंण पर हमले एवं कई सैनिकों की हत्या में शामिल था। कुछ छोटे आंदोलन जैसे कि मिशमी 1836, खामपति विद्रोह जो 1839 और 1842 के बीच में हुई थी, लुसाई विद्रोह जो 1842 से 44 में शामिल थे। तो कुल मिलाकर छोटे छोटे विद्रोह समय समय पर होते रहे हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर में भी जैसे कुछ विशेष काल के विद्रोह थे, विशेष काल के,
लेकिन उसके बावजूद भी बीच में छोटे छोटे विद्रोह इन अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ होता रहा है। अब देखिए सिपाही विद्रोह को देखेंगे, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1857 का विद्रोह भी सिपाही विद्रोह है, लेकिन उसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देश के विभिन्न भागों में 1857 के महान विद्रोह से पूर्व छिटपुट संख्या में सैन्य विद्रोह हुए। निम्न कारणों से ब्रिटिश शासन के प्रति सिपाहियों के असंतोष में वृद्धि हुई। अब कारण को देख लेते हैं किस लिए हुआ था। देखिए पहला है भुगतान एवं पदोन्नति में भेदभाव। तो पहला क्या है, भुगतान एवं पदोन्नति में भेदभाव। दूसरा है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार। और तीसरा है दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में लड़ने जाने पर विदेश सेवा भत्ता देने से सरकार का इंकार। तो ये कुछ 3 कारण थे। अगला कारण देखिए, लॉर्ड कैनिंग के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के प्रावधान कि सभी भर्ती जवानों को भारत के अंदर एवं भारत के बाहर सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसको लेकर उच्च जाति हिंदू सिपाहियों ने धार्मिक आपत्ति जताई, क्योंकि पहले के समय में ये था कि समुद्र पार नहीं करना है, समुद्र लांग करके किसी दूसरी जगह नहीं जाना है, नहीं तो धर्म पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिए, अब देखेंगे पूर्वोत्तर के सीमांत जनजातीय आंदोलन, उनके वर्ष, क्षेत्र एवं काल के बारे में एक संपूर्ण नजर में हम देखते हैं। तो देखिए कि 1857 से पूर्व के आंदोलन, ठीक है। तो पहला है इसमें अहोम विद्रोह जो 1828 से 33 असम में हुआ था। बर्मा युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने वायदे को पूरा न करने के कारण हुआ। कंपनी ने बल का प्रयोग कर विद्रोह को कुचल दिया और राज्य का विभाजन कर दिया। अगला है खासी विद्रोह, ठीक है, 1830 के दशक में जैंतिया एवं गारो पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस विद्रोह का नेतृत्व नुनकलो शासक तीरथ सिंह, बारमानिक और मुकुंद सिंह ने किया था, अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के विरोध में। तीसरा है सिंगफोर्स विद्रोह, 1830 के दशक में असम में हुआ था। तो इसने विद्रोह का नेतृत्व रनुआ गोसाई ने किया, और इसका कारण इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करना था। अंततः इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया। 1857 के पश्चात कौन कौन से विद्रोह हुए, तो इसमें पहला था कुकी विद्रोह, ठीक है। तो एक कूका विद्रोह आपने पढ़ा था, ये है कुकी विद्रोह, जो 1917 से 1919 के बीच में मणिपुर में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा मजदूरों की भर्ती किए जाने की नीति के विरोध में हुआ था। कुकी जनजातियों के इस विद्रोह को लंबे समय तक संघर्ष के पश्चात ही दबाया जा सका। उसके बाद है त्रिपुरा में विद्रोह। तो इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाने एवं सरकार द्वारा गृहकर बढ़ाने के विरोध में यह विद्रोह हुआ। तो इसमें जैसे पहला था परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में विद्रोह 1863 में। दूसरा है रत्नामणि के नेतृत्व में 1942-43 में। और तीसरा है भारती सिंह के नेतृत्व में 1920 के दशक में विद्रोह हुआ। 3 विद्रोह इसके अंतर्गत आते हैं और उसके अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के साथ। अगला है जेलियान सांग विद्रोह जो 1920 के दशक में मणिपुर में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व जेमी लियोंगमेई एवं रंगमेई जनजातियों ने किया, और अंग्रेजों द्वारा कुकियों के आक्रमण से 1917-19 में उनकी रक्षा में असफल रहने के विरोध में हुआ था। चौथा विद्रोह है नागा आंदोलन, 1905 से 1931 में मणिपुर में हुआ, और विद्रोह का नेतृत्व जदो नांग ने किया। अंग्रेजी राज के विरोध एवं नागा राज की स्थापना के लिए विद्रोह किया गया, और जदो नांग को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया। जदो नांग के उपरांत युवा नागा महिला गैडीन लियू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कालांतर में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गया। आंदोलनकारियों ने गांधी जी को आदर्श मानकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। आजाद हिंद फौज तथा जवाहरलाल नेहरू ने गॉर्डिन लियू की रानी की उपाधि से विभूषित किया था। आगे देखिए, पांचवा है हरेका संप्रदाय, ठीक है। तो 1930 के दशक में मणिपुर में यह हुआ। गैडिन लियू द्वारा नेतृत्व आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन काबुई नागा संगठन की स्थापना 1946 में हुई थी। अब देखिए अन्य छोटे आंदोलन भी हुए थे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो अन्य छोटे आंदोलनों में 1860-62 में जैंतिया पहाड़ियों का सिटेंग विद्रोह, 1861 में फुला गौरी किसान आंदोलन, 1872-73 में सफलास विद्रोह, 1882 में कछार के कच्छान नागा का विद्रोह, 1904 में मणिपुर में महिलाओं के युद्ध शामिल है। और कुछ छोटे आंदोलनों में मिश्मी 1836, खम्पति विद्रोह 1839 और 42 के बीच, और 1842 और 44 में लुसाई विद्रोह भी शामिल थे। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ विद्रोह में महिलाओं की भी सहभागिता रही है, तो इससे हमें देख सकते हैं कि जितना रोष पुरुषों में था उतना ही महिलाओं में भी व्याप्त था। अब आगे देखिए कौन कौन से विद्रोह हम देखते हैं। इसके अलावा सिपाहियों ने अपने सभी असंतोष एवं शिकायतों सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक को साझा किया, जिसने आम नागरिकों को दुखी संतप्त किया था।
विभिन्न वर्षों के दौरान उच्च जाति के सिपाहियों ने पाया कि उनकी धार्मिक आस्था के साथ उनकी सेवा शर्तें संतुलन नहीं बना पा रही हैं। उदाहरणार्थ 1806 में सिर की पगड़ी को चमड़े की कलगी से प्रतिस्थापित करने पर वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ। इसी प्रकार 1844 में बंगाल सेना के सिपाहियों ने इसलिए विद्रोह कर दिया कि उन्हें सिंध से दूर भेजा जा रहा था। और 1824 में बैरकपुर में उस समय सिपाही सैन्य विद्रोह ने चिंगारी तब पकड़ी जब उन्हें बर्मा जाने के लिए कहा गया, क्योंकि समुद्र पार करने का अर्थ था जाति को खो देना। इस कारण से जो है कई सारे विद्रोह हुए। तो धार्मिक कारण भी कुछ थे, कुछ सामाजिक कारण, कुछ राजनीतिक कारण, तो सभी कारणों को एक साथ करके ये हम लोग ज़्यादातर ये विद्रोह देखेंगे। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह देख लेते हैं। 1857 से पूर्व के दौरान भड़के अत्यधिक महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोह निम्न प्रकार है। पहला है 1764 में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह, और 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने वेल्लोर में उनके खिलाफ सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों एवं रीति रिवाजों में अवांछनीय हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया, तो विद्रोह भड़क उठा। विद्रोहियों ने दुर्ग पर मैसूर के शासक के राज चिन्ह युक्त झंडे को भी फहरा दिया। तीसरा है 1824 में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाहियों का विद्रोह, और 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह। 1838 में सोलापुर में भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह, और छठा है 1844, 49, 1850 और 1852 में क्रमशः 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 66वीं नेटिव इन्फेंट्री और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ था। आगे देखिए, हालांकि ये सभी सैन्य विद्रोह को अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं फैल सके और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्ममता पूर्वक इन्हें कुचल दिया गया। इन विद्रोहों ने प्रायः भयानक हिंसा का प्रदर्शन किया, लेकिन इन विद्रोहों की विरासत बाद में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। अब देखिए कि जन विद्रोहों की क्या क्या कमजोरियां थी, उनको भी देखना आवश्यक है। ये पता चलना चाहिए कि विद्रोह तो काफी भयानक रूप हुए, लेकिन उनको क्यों कुचल दिया गया और किस प्रकार से कुचला गया, क्या कारण रहे होंगे। समग्र रूप से ये विद्रोह जन विद्रोह थे, लेकिन वस्तुतः स्थानिक एवं अलग थलग थे। ये अधिकांशतः स्थानीय शिकायतों का परिणाम थे। आगे देखिए, नेतृत्व चरित्र में अर्ध सामंती अधोगामी परंपरागत दृष्टिकोण वाला था, और उनके विरोध ने किसी प्रकार का सामाजिक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। आगे देखिए, यद्यपि इनमें से अधिकतर विद्रोह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा के संदर्भ में एक समान प्रतीत होते थे, यह राष्ट्रवादी भावना या साझा प्रयास के कारण नहीं था, अपितु वे उन दशाओं और हालातों का विद्रोह कर रहे थे जो उन सब के लिए समान थी। आगे देखिए, ये विद्रोह स्वरूप में और वैचारिक सांस्कृतिक विषय वस्तु में शताब्दियों प्राचीन थे। आगे देखिए, इन न्यून उद्दंड आंदोलनों को प्रदाकारियों द्वारा रियायत देकर शांत किया गया, और इन विद्रोह में लड़ाकों द्वारा अपने विरोधी जैसे कि विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह प्रयोग किए जाने वाले हथियार, पद्धति एवं रणनीतिक तुलनात्मक रूप से अप्रचलित थी। कुल मिलाकर ये विद्रोह अधिनायकवाद निरंकुशता के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की बेशकीमती परंपरा स्थापित करने में सक्षम थे। तो दोस्तों, ये आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और काफी महत्वपूर्ण चैप्टर था। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, सारांश को देख लेंगे। आइए देख लेते हैं, जन प्रतिरोध हेतु उत्तरदायी कारक क्या थे। देखिए, औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों का भारी बोझ और किसानों को उनकी भूमि से बाहर करना। मैं तेज से पढ़ूंगा इसको क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी सारांश को पढ़ना चाहिए। मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं, काश्तकारों और महाजनों की संख्या में वृद्धि, आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, स्वदेशी उद्योगों का विनाश और ब्रिटिश तैयार माल को प्रोत्साहन, विद्वान एवं पुरोहित संबंधी वर्गों को संरक्षण का अंत, ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र। अगला है, जन विद्रोह के क्या क्या किस प्रकार के रूप थे। देखिए, पहला है नागरिक विद्रोह, दूसरा आदिवासी विद्रोह, फिर कृषक विद्रोह और सैन्य विद्रोह। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे 1857 से पूर्व नागरिक विद्रोह। देखिए, इसमें सबसे पहला है सन्यासी विद्रोह 1763 या 1800 में। बिहार एवं बंगाल, मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। अगला है मिदनापुर एवं धालधूम में विद्रोह 1766 से 67। बंगाल, नेता दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल इत्यादि थे। मुआमरिया विद्रोह 1769 से 99 में चला, और असम एवं वर्तमान बांग्लादेश का कुछ हिस्सा। कृष्ण नारायण इस विद्रोह का प्रमुख नेता था। गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781 में उत्तर प्रदेश में। विजयनगरम के राजा का विद्रोह, उत्तरी सरकार विजयराम राजू, जिसको चिन्ना विजय राम राजू का उसकी प्रजा ने समर्थन किया। बेदनूर में विद्रोह 1799 में 1800। कर्नाटक,
धुंडिया वाघ ने किया था। वर्मा पक्षासी राजा का विद्रोह 1797 से 1805, केरल केरल वर्मा के बीच में। अवध का जन विद्रोह 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश, वजीर अली खान वाइजियर अली के नेतृत्व में। अब देखिए गंजम एवं गुमसूर में विद्रोह 1800 में 1935-37 के बीच में हुआ, और पूर्वी उड़ीसा श्रीकर भंज, धनंजय सिंह भंज और दूसरा बिसाई के क्या कहते हैं नेतृत्व में हुआ था। पलामू विद्रोह 1800 से 1802 में झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र भूखन सिंह विद्रोह का नेतृत्व करता था। पालीगर विद्रोह 1795 से 1805 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में, रामनाथापुरम, शिवगिरी, मदुरई एवं उत्तरी आर्कट के क्षेत्र में, और कट्टा बोमा नायकन प्रमुख नेता था। भिवानी विद्रोह 1809 में भिवानी हरियाणा के जाटों ने प्रबल विद्रोह किया। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808-9 में त्रावणकोर में हुआ और दीवान वेलुथम्पी ने नेतृत्व प्रदान किया। बुंदेलखंड में विद्रोह 1808 से 12, बुंदेलखंड का क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, और लक्ष्मण दावा, दरिया सिंह और गोपाल सिंह मुख्य विद्रोही थे। परल किमेरी विद्रोह 1813-34 में उड़ीसा में हुआ और नारायण देव एवं गजपति देव के नेतृत्व में हुआ था। कच्छ विद्रोह 1816-32 में गुजरात में हुआ, राव भारमाल इसके नेता थे। बरेली में विद्रोह 1816 में उत्तर प्रदेश में है, मुफ्ती मोहम्मद एवाज और एक धार्मिक नेता के नेतृत्व में म्युनिसिपल कर के विरुद्ध प्रतिरोध का एक धार्मिक जिहाद में परिवर्तित हो गया। हाथरस में विद्रोह 1817 में, जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ एवं आगरा में है, दयाराम एवं भगवंत सिंह के प्रमुख विद्रोही थे। आगे देखिए पायक विद्रोह जो 1817 में हुआ, उड़ीसा, बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव एवं दीन बंधु संतरा मुख्य नेता थे। वघेरा विप्लव 1818 से 20 के बीच में हुआ, गुजरात का बड़ौदा क्षेत्र में स्थित है, वहां पर हुआ था, और ओखा मंडल के वघेरा मुखिया द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। फिर है अहोम विद्रोह 1828 में असम में हुआ। अन्य नेताओं के बीच गोमधर कोंडवार, महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र गदाधर सिंह, कुमार रूपचंद ने प्रमुख नेतृत्व प्रदान किया। सूरत नमक विद्रोह 1844 में गुजरात में हुआ। सूरत के लोगों द्वारा यूरोपियों पर हमला किया गया कि नमक कर में वृद्धि कर दी गई है। आगे देखिए गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र का कोल्हापुर। गडकरी एक वंशानुगत सैन्य वर्ग, बेरोजगारी एवं कृषि संबंधी परेशानियों के चलते विद्रोह किया। आगे है सावंतवादी विद्रोह 1844 से 59 के बीच में उत्तरी कोंकण तट में हुआ था। फोन सावंत, सुवाना निक्कम, दाजी लक्ष्मण और हर सावंत निगनेकर मुख्य विद्रोही थे। वहाबी आंदोलन 1830 से 61 में हुआ। बिहार, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब इत्यादि में फैला था, तो रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा इस एक मुस्लिम पुनरुद्धार आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला है कूका आंदोलन जो 1840 में 72 पंजाब के क्षेत्रों में हुआ। जवाहर भगत मल द्वारा एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया जो एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो एक प्रमुख नेता कौन कौन से थे, इसमें राम सिंह को रंगून भेज दिया गया था। आगे देखिए अगला है किसान विद्रोह, तो इसमें पहला है नारकेल बेलिया विप्लव जो आज हमने पढ़ा था। 1831 में 24 परगना बंगाल में हुआ। टीटू मीर ने हिंदू भूमिपतियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम काश्तकारों को प्रेरित किया। फिर है पागलपंथी जिसमें 1825 से 35 में हुआ था। मेमन सिंह जिला बंगाल में करम शाह और उनके पुत्र टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। फराइजी विद्रोह 1838 से 57 पूर्वी बंगाल में फरीदपुर शरीयतुल्लाह दूदू मियाँ का पुत्र और धार्मिक पंथ फराइजी का संस्थापक था। मोपला विद्रोह 1836-54 में केरला का मालाबार क्षेत्र था। राजस्व मांग एवं जोत के आकार में कमी जैसे मुद्दों के खिलाफ हुआ था। आगे अपना विद्रोह है आदिवासी विद्रोह पहाड़िया विद्रोह जो 1778 में हुआ था राजमहल पहाड़िया में। फिर है चुआर विद्रोह जो 1766 से 1772, फिर 1795 से 1816 में हुआ। 2 बार हुआ था, पहले इस काल में और फिर इस काल में। बंगाल का मिदनापुर जिला इसमें शामिल है और श्याम गंजन, दुर्जन सिंह, माधव सिंह प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम में बुद्धो भगत एक प्रमुख नेता थे। आइए आगे देख लेते हैं हो एंड मुंडा विद्रोह जो 1820-22 में हुआ, फिर 1831-37 में हुआ और फिर 1819-1900 में हुआ। छोटा नागपुर का क्षेत्र इसमें शामिल है। 1819-1900 में बिरसा मुंडा ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। फिर है संथाल विद्रोह 1855-56 में राजमहल की पहाड़ियां जो बिहार में स्थित है उधर हुआ था। सिंधु एवं कान्हू इसके मुख्य नेता थे। फिर है आपका कोंड विद्रोह 1837 से 56 उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में।
चक्र बिसोई इस नेता का सॉरी इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे। कोया विद्रोह जो 1803 1840 से 62 1879 से 80 के बीच में हुआ, आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र इसका क्या कहते हैं विद्रोह का क्षेत्र था। टोमा सोरा और राजा आनंद तैयार इसके प्रमुख नेता थे। आगे देखिए भील विद्रोह 1817 से 19 और 1913 में खानदेश, धार, मालवा, पश्चिमी घाट और दक्षिणी राजस्थान में हुआ था। फिर इसी में आपका कोली प्रतिरोध है जो 1829, 1839 और 1844-48 में हुआ, पश्चिमी घाट में हुआ था। खासी विद्रोह 1829 से 33 गारो एवं जयंतियों के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में सिलहट में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी, गारो, खामपति और सिंगफोस ने स्वयं को संगठित किया था। आगे देखिए कर्ण विद्रोह, सिंगफोस विद्रोह जो 1830 से 31, 1839, 1849 में हुआ, असम बर्मा सीमा में हुआ था। निरंगा फिदू ने 1849 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी हुए थे, इनके बारे में डिटेल में जो है हम लोग अगले चैप्टर 1857 में पढ़ेंगे क्यों इसको सैनिक विद्रोह बोला गया था, लेकिन वो सैनिक विद्रोह था नहीं। आगे देखिए वेल्लोर विद्रोह जो 1806 में हुआ, 37वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह 1824 में, ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह 1825 असम में, सोलापुर के विद्रोह 1838 में, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 1844, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री 1849, 66वीं नेटिव इन्फेंट्री 1850 और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री 1852 में हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ हमने समरी पढ़ा, पूरे चैप्टर का एक निष्कर्ष हमने देख लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किस प्रकार का सुधार करना है वो भी बताइए। और अगर आपको अच्छा क्या कहते हैं चलते हैं तब तक, जय हिंद जय भारत।